बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। औरंगजेब आलमगीर पार्ट 20। एतकाद खान अपने खेमे में बैठा हुआ था कि ओगर खान उस खेमे में दाखिल हुआ। उस मौके पर ओगर खान के चेहरे पर खुशकुन तासुरात थे। ओगर खान को देखते ही शिकवों भरी आवाज में एतकाद खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे भाई, मगरिब की नमाज तुमने मेरे साथ ही अदा की थी। उसके बाद तुम कुछ सालारों से बातें करने लगे थे। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे भूख लगी है, जल्द खेमे में आ जाना, इकट्ठे खाना खाएंगे। देखो मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस बिना पर मैंने अभी खाना भी नहीं मंगवाया। ओगर खान चुपचाप आगे बढ़कर एतकाद खान के सामने बैठ गया और गौर से एतकाद खान की तरफ देखने लगा था। जवाब में एतकाद खान मुस्कुराया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, आज तो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे इससे पहले मेरा तुम्हारा कोई तारुफ ही नहीं है, आपस की जान पहचान ही नहीं है, और ये कि तुम पहली बार मुझे देख रहे हो। फिर मैं ये भी महसूस करता हूँ कि तुम्हारा चेहरा आज कुछ बदला बदला सा है। एतकाद खान मजीद कुछ कहना चाहता था कि ओगर खान बोल उठा, एतकाद खान मेरे भाई, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। आज मुझे एक ऐसी खबर मिली है जिसकी बिना पर मैं खाना खाना भूल गया हूँ। एतकाद खान ने फिर गौर से उसकी तरफ देखा, कहने लगा, खाना तो अच्छी बुरी दोनों खबरें ही भुला सकती हैं भाई मेरे। तुम कैसी खबर लेकर आए हो? मेरे चेहरे से तुम क्या अंदाजा लगाते हो? ओगर खान ने घूरते हुए उसकी तरफ देखा था। एतकाद खान ने लम्हा भर के लिए फिर गौर से उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरे भाई के नक्शो निगार तो बताते हैं कि खबर अच्छी ही है। अब इसकी तफसील बता दो ताकि इस खबर से मैं भी लुत्फ अंदोज हो जाऊं। एतकाद खान जब खामोश हुआ तब ओगर खान कहने लगा, पहले ये कहो कि इन दिनों कौन हमारा हदफ है और किसको अपने जाल में फांसने के लिए हम बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। एतकाद खान कहने लगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। हमारे सामने मुतवक्के शिकार तो इन दिनों शंभू जी ही है और हमने उसको छोड़ना नहीं है। कहीं भी चला जाए, समंदर में उतर जाए, जमीन के अंदर चला जाए, कहीं भी जाए, एक बार उसे ढूंढ निकालना है। और फिर तुमने तो मीरे मोहतरम के साथ वादा कर रखा है कि तुम उसे जरूर पकड़कर उनके सामने पेश करोगे। एतकाद खान की उस गुफ्तगू से ओगर खान खुश हो गया था। कहने लगा, एतकाद खान, तुम सच कहते हो मेरे भाई। बस यूं जानो कि तुम्हारे और मेरे इम्तिहान का वक्त आ गया है। जिस वक्त मगरिब की नमाज के बाद तुम अपने खेमे की तरफ चले आए और मैं अपने कुछ सालारों से गुफ्तगू करने लगा था, उसी वक्त हमारे कुछ मुखबिर पड़ाव में दाखिल हुए थे। उन्होंने जो मुझ पर इंकशाफ किए वो बड़े खुशकून और बड़े दिलचस्प हैं। ये हमारे वही मुखबिर हैं जिन्हें हमने शंभू जी का महल्ले वकू जानने और उसकी नकलो हरकत से मुतालिक हमें आगाह करने के लिए कहा था। उन्होंने इतला दी है कि शंभू जी ने खासे बड़े लश्कर के साथ रत्नागिरी से 22 मील दूर संगेशूर के मकाम पर कायम किया हुआ है। उसके सलारों में से कवि कैलाश भी उसके साथ है। दोनों के पास बहुत बड़ा लश्कर है। उन्होंने कुछ इलाकों में मार धाड़, शिकस्त और रेख्त और शब खून मारने का सिलसिला शुरू किया था। इस तरह इस तबाही और बर्बादी के नतीजे में जहां उन्होंने कुछ लोगों का खूब कत्लेआम किया, वहां अपने लिए मालो दौलत के ढेर भी जमा किए। अब हमारे मुखबिरों का कहना है कि संगेशोर के मकाम पर शंभू जी और उसका दस्ते रास्त कवि कैलाश अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए हैं। उनके पास इस कदर मालो दौलत है जिसे देखकर वो मस्त हो गए हैं। इन दिनों वो शराब में धुत हैं और मौजो मस्ती में उन्हें अपने अतराफ की कोई खबर नहीं है। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, एतकाद खान, आने वाले मुखबिरों ने मुझ पर यह भी इंकशाफ किया कि अगर मेरे और तुम्हारे हिस्से के दोनों लश्करियों को मिला दिया जाए तो भी शंभू जी और कैलाश के पास इससे 3 गुना बड़ा लश्कर है। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जिस कदर मालो दौलत इस वक्त दोनों सालारों के पास है, इससे पहले शंभू जी और कैलाश को इतना मालो दौलत कहीं से ना मिला होगा। ओगर खान रुका, कुछ सोचा, फिर वो दोबारा कह रहा था, मैंने आने वाले उन मुखबिरों को खाना खाने के लिए भेज दिया है। इतनी देर तक वो कुछ आराम भी कर लेंगे। हम दोनों भाई पहले मिलकर खाना खाते हैं और मैं चाहता हूं कि आधी रात के लगभग अपने लश्कर के साथ हम यहाँ से कूच कर जाएं। एतकाद खान मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि अभी इसी वक्त कुछ मुखबिर और मुसल्ला जवान संगेशूर की तरफ रवाना कर दिए जाएं, जो हमारे आगे आगे शाहराहों और रास्तों का जायजा लेते रहें। रास्ते में अगर कोई मरहट्टा जासूस मिले तो उसका काम तमाम करते चले जाएं। इसके बाद आधी रात के करीब हम यहाँ से कूच करें, संगेशूर का रुख करें। संगेशूर से चंद मील दूर मेरे भाई मैं तुमसे अलहदा हो जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि संगेशूर हम सुबह सवेरे पहुंचे। पहले तुम मरहट्टों के लश्कर का रुख करना और उन पर हमलावर हो जाना। तुम्हारे लश्कर की अददी कैफियत को देखते हुए शंभू जी और कवि कैलाश तुम्हें कोई अहमियत नहीं देंगे। वो यही ख्याल करेंगे कि उनका लश्कर तुम्हारे लश्कर से 6 गुना बड़ा है, लिहाजा अगर टकराओ तूल भी पकड़ गया तो वो तुम्हें पीस कर रख देंगे। जिस वक्त एतकाद खान
तुम मरहटों के साथ उलझोगे, मरहटों के एक हिस्से पर हमलावर होगे और मरहटे अपने आप को मुसल्लह करने और उस्तवार करने के बाद पूरी तरह तुमसे टकराएंगे। उस वक्त तक उनकी पुष्ट से नमूदार होकर खुदावंद ने चाहा तो उन पर मैं ऐसा हमला करूंगा कि उनकी अक्सरियत को मौत के घाट उतार दूंगा। यहाँ से रवाना होने से पहले सारे सालारों और लश्करियों को हिदायत कर दी जाएगी कि इस टकराव के नतीजे में हर सालार, हर लश्करी कोशिश करेगा कि शंभू जी और कवि की लाश को जंग के दौरान हलाक न किया जाए, बल्कि उन दोनों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाए। यहाँ तक कहने के बाद ओगर खान खामोश हो गया। गौर से एतकाद खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, अब बोलो तुम्हारी क्या राय है। ओगर खान के उस इंकशाफ पर एतकाद खान की खुशी और उसकी मुसर्रत की कोई इंतहा न थी। जवाब देते हुए कहने लगा, मेरे भाई, राय की ऐसी तैसी, शंभू जी और कवि की लाश से मुतालिक तुमने ये तफसील बताकर उन पर हमलावर होने और उन्हें काबू करने के जो मेरे जज्बात थे उनमें तुमने एक तरह की आग भड़का कर रख दी है। मेरे भाई, मैं अभी खाना लाने के लिए कहता हूँ। दोनों भाई यहीं बैठकर खाना खाते हैं, उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ कूच करते हैं, इसलिए कि शंभू जी और कैलाश से मुतालिक ये तफसील सुनने के बाद अब यहाँ बैठा ना जाएगा। एतकाद खान की उन अल्फाज पर ओगर खान खुश हो गया था। दोनों हाथ में हाथ डालकर खेमे से निकले। पहले अपने कुछ मुखबिरों और मुसल्ला जवानों को संगे शूर की तरफ जाने वाली शाहराहों की तरफ भेज दिया। इतनी देर तक उनके कहने पर उनके कुछ लश्करी दोनों का खाना उनके कमरे में ले गए थे, जबकि एतकाद खान और ओगर खान दोनों लश्कर को कूच का कहकर अपने खेमे में आए। दोनों ने मिलकर खाना खाया। लश्कर को थोड़ी देर तैयारी और सुस्ताने का मौका दिया। उसके बाद लगभग आधी रात के करीब दोनों अपने लश्कर के साथ संगे शूर की तरफ कूच कर गए थे। शंभू जी और उसका दस्ते रास्त कवि कैलाश अपने तौर पर बड़े महफूज अंदाज में संगे शूर के मकाम पर अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए थे। उन्हें यकीन था कि उनके अतराफ में मरहट्टे मुखबिर मंडलाते फिर रहे हैं। अव्वल तो संगे शूर की तरफ आकर कोई हमलावर होने की जुर्रत नहीं करेगा, और अगर कोई करेगा भी तो मुखबिर मरहट्टे बर वक्त उसकी इतला कर देंगे। इस बिना पर बेशुमार मालो दौलत मिलने की वजह से शंभू जी और कवि कैलाश संगे शूर में मौज मस्ती में मुब्तला थे। दूसरी तरफ एतकाद खान और ओगर खान भी कहरे खुदाबंदी की तरह उनकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे, और उनके आगे आगे उनके मुखबिर और उनके मुसल्ला जवान रेगजारों के तूफान की तरह शहरों और रास्तों पर नजर आने वाले मरहट्टा मुखबिरों का काम तमाम करते चले जा रहे थे। एक रोज सुबह ही सुबह शंभू जी और कवि कैलाश जब अपने लश्करियों के साथ सुबह के वक्त उठ रहे थे कि अचानक वो बौखला कर रह गए, इसलिए कि एक तरफ से एतकाद खान अपने लश्कर के साथ तकबीरें बुलंद करता हुआ नमूदार हुआ, फिर वो शंभू जी के पड़ाव पर दर्द के तूफानों की तरह हमलावर हो गया था। मरहट्टों ने एतकाद खान को देख लिया था, लिहाजा पूरे पड़ाव में शोर मच गया कि औरंगजेब आलमगीर का सालार एतकाद खान अपने लश्कर के साथ मरहट्टों पर हमलावर हुआ है। इस बिना पर उसका मुकाबला करने के लिए मरहट्टे बड़ी तेजी से अपने आप को मुसल्ला करने के साथ साथ उस्तवार भी करते जा रहे थे। शंभू जी और कवि कैलाश एक तरह से मुतमईन भी थे, इसलिए कि जिस लश्कर के साथ एतकाद खान उन पर हमलावर हुआ था वो लश्कर कम अज कम शंभू जी और कवि कैलाश के लश्कर का छठा हिस्सा भी न था। इस बिना पर उन्होंने तहिया कर लिया था कि बड़ी तेजी से तैयार होने के बाद अपनी सफों को दुरुस्त करके हमलावर एतकाद खान और उसके लश्करियों का खात्मा करके रख देंगे। जब तक शंभू जी और कवि कैलाश संभलते, लश्कर को उस्तवार करते, उस वक्त तक एतकाद खान ने हमलावर होकर उनके लश्कर के खासे बड़े हिस्से को मौत के घाट उतार दिया था। और जब मरहट्टे तैयार होकर और खम ठोंक कर एतकाद खान के सामने आए, तब उन पर कज़ा का दूसरा हिस्सा नमूदार हुआ। अचानक उनकी पुश्त की तरफ से तकबीरें बुलंद हुई। उन तकबीरों के साथ ही ओगर खान महरूमियों के मौसमों और वहशतों की रुतों में दश्त किसी वैरानियां खड़ी कर देने वाली आग और तेजाब की बारिश, रेगे मुनाफरत के पुरजफा दश्त में अजाबों सजाओं के अनगिनत किस्से खड़े कर देने वाली दहकती मौजों के रेलों और भड़कती आतिश के फिशार की तरह हमलावर हो गया था। अब मरहट्टों के हवास बदहाल होना शुरू हो गए थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एतकाद खान के साथ ही साथ कोई और लश्कर नमूदार होगा और उनकी पुश्त की तरफ से हमलावर होकर उनका कत्लेआम शुरू कर देगा। यही हालत ओगर खान ने भी की। सामने की तरफ से एतकाद खान ने पहले ही उनके लश्कर का एक खासा बड़ा हिस्सा काट कर रख दिया था, और जिस वक्त मरहट्टे संभल कर उसके सामने आए, उसका मुकाबला करने की ठानी, तब पुश्त की तरफ से ओगर खान ने हमलावर होकर उनके लश्कर के पुश्ती हिस्से को काफी हद तक खत्म करके रख दिया था। अब सामने की तरफ से एतकाद खान और पुश्त की तरफ से ओगर खान ने जानलेवा अंदाज में हमलावर होते हुए चारों तरफ मरहट्टों के लिए कज़ा और मौत का खेल शुरू कर दिया था। कुछ ही देर बाद जब मरहट्टों के लश्कर में ये खबरें फैल गईं कि सामने की तरफ से तो एतकाद खान अपने लश्कर के साथ हमलावर हुआ है, जबकि पुश्त की तरफ से औरंगजेब आलमगीर का सालार ओगर खान उन पर टूट पड़ा है, तब मरहट्टे जी छोड़ बैठे, इसलिए कि ओगर खान का नाम ही उनके लिए वहशत और लर्जा तारी कर देने वाला एक भयानक इस्म था।
बहुत से मरहट्टे तो अपनी जान बचाने की खातिर इधर उधर होने लगे। बाकी ने जब देखा कि उनके लश्करी ओगर खान का नाम सुनते ही अपनी जानें बचाने के दर पे हो गए हैं, तो वो भी जंग से जी चुराने लगे थे। इस तरह एतकाद खान और ओगर खान दोनों को उन पर हमलावर होकर कारी जरबे लगाने का मौका मिल गया, जिसके नतीजे में शंभू जी और कवि कैलाश के लश्कर के बड़े हिस्से को काट कर रख दिया। बहुत कम मरहट्टों को अपनी जान बचाकर भागना नसीब हुआ, जबकि शंभू जी और कवि कैलाश दोनों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। एतकाद खान और ओगर खान की शंभू जी और कवि कैलाश के खिलाफ ये शानदार और सुनहरी फतह थी। इस फतह के बाद सबसे पहले तो एतकाद खान और ओगर खान ने अपने जख्मियों की देखभाल की। उसके बाद मरहट्टों के लश्कर के अंदर जिस कदर मालो दौलत और दूसरा सामान था वो अपने कब्जे में ले लिया गया। फिर ओगर खान और एतकाद खान एक जगह बैठ गए और अपने छोटे सालारों को उन्होंने शंभू जी और कवि कैलाश को लाने का हुक्म दिया। जब शंभू जी और कवि कैलाश दोनों को पकड़कर एतकाद खान और ओगर खान के सामने लाया गया, उस वक्त उन दोनों के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और उन्हें निहत्था कर दिया गया था। उस मौके पर ओगर खान ने एक सालार की तरफ देखा और बड़े प्यार और मोहब्बत से उसे मुखातिब करके कहने लगा, मरहट्टों की इन दो लोमड़ियों के पुश्त पर बंधे हुए हाथ खोल दो। ये शिकस्त खोरदा लश्कर के दो बदतरीन सालार हैं, जरा मुझे इनसे बात तो करने दो। एक सालार आगे बढ़ा, शंभू जी और कवि कैलाश की पुश्त पर बंधे हुए हाथ उसने खोल दिए। उस मौके पर एतकाद खान और ओगर खान दोनों कुछ देर तक शंभू जी और कवि कैलाश की तरफ देखते रहे। फिर अपने सालार को मुखातिब करते हुए ओगर खान ने पूछ लिया, जरा ये तो बताओ इन दोनों में कवि कैलाश और शंभू जी कौन है? ओगर खान के उस इस्तफसार के जवाब में उसका छोटा सालार मुस्कुराता हुआ कहने लगा, अमीर, जो दाएं जानिब है शंभू जी है, बाएं तरफ वाला कवि कैलाश है। ओगर खान ने सबसे पहले कवि कैलाश की तरफ देखा, किसी कदर सख्त लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, कवि कैलाश, तुम तो कनूज शहर के ब्राह्मण हो। ब्राह्मण मरहट्टों का अछूत ख्याल करते हैं, अछूतों के साथ उठना बैठना, उनके बर्तनों में खाना हराम ख्याल करते हैं। फिर तुम कैसे इनके साथ इत्तेहाद करते हुए इनके साथ रहने लगे? कवि कैलाश ने ओगर खान को कोई जवाब न दिया। उसकी गर्दन झुक गई थी। उसकी हालत देखते हुए ओगर खान थोड़ी देर तक तंजिया से अंदाज में मुस्कुराता उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने अपनी निगाहें शंभू जी पर जमा दी थी। शंभू जी की भी गर्दन उस वक्त झुकी हुई थी, लिहाजा ओगर खान ने उसे मुखातिब किया, शंभू जी, जरा आप अपना चेहरा तो ऊपर कीजिए ताकि मैं कम से कम आपका पूरा चेहरा ही देख सकूं। शंभू जी, मुझे ओगर खान कहते हैं। आपने एक दफा एक कासिद मेरी तरफ भेजा था और धमकी आमेज अंदाज में आपने मुझसे राधिका और उसके भाई किशन सिंह को तलब किया था, और उन दोनों को तुम्हारे हवाले ना करने पर तुमने मुझे खासी सख्त और जानलेवा किस्म की धमकियां दी थी। तुम्हारी उन धमकियों के जवाब में मैंने भी अपने दिल में ठान ली थी कि अगर खुदावंदे कदूस ने मुझे जिंदगी दी तो मैं तुझे गिरफ्तार करके अमीर मोहतरम के सामने जरूर पेश करूंगा। देखो, जो कुछ मैंने ठान रखी थी आज मैंने उसकी तकमील कर दी है। शंभू जी, अगर मैंने मीरे मोहतरम के साथ ये वादा ना किया होता कि तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करके उनके सामने पेश करूंगा, तो अब तक तुमने जो मुसलमानों के खिलाफ अपना नामा अमाल तैयार किया है उस पर एक बार नजर दौड़ाने के बाद मैं अभी और इसी वक्त कवि कैलाश के साथ तुम्हारी गर्दन काट कर रख देता। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिक्रमंद ना हो, तुम दोनों को मीरे मोहतरम की तरफ रवाना किया जाएगा और वो जो चाहे तुम दोनों के साथ सलूक करें। शंभू जी ने भी जब ओगर खान के उन अल्फाज का कोई जवाब ना दिया तब उसके कहने पर छोटे सालार उन दोनों को पकड़कर वहां से हटाकर ले गए। ओगर खान और एतकाद खान ने पूरा दिन वहीं पड़ाव किए रखा और आने वाली शब को वो वहां से कूच करते हुए अहमदनगर का रुख कर गए थे। अहमदनगर में जब एतकाद खान और ओगर खान की उस फतह की खबर पहुंची तो औरंगजेब आलमगीर ने अपने सालारों के साथ एतकाद खान और ओगर खान का शानदार इस्तकबाल किया। शंभू जी और कवि कैलाश को औरंगजेब आलमगीर के सामने पेश किया। औरंगजेब आलमगीर शायद उन दोनों को माफ कर देता, लेकिन एक मौके पर शंभू जी ने न सिर्फ औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी चंद नाजेबा अल्फाज अदा किए थे। शंभू जी ने जो अल्फाज औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ इस्तेमाल किए थे उनकी वजह से शायद औरंगजेब शंभू जी को माफ कर देता, लेकिन शंभू जी ने जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी वो औरंगजेब आलमगीर जैसे हुक्मरान के लिए कतई नाकाबिले बर्दाश्त थी। इस बिना पर औरंगजेब आलमगीर ने शंभू जी और कवि कैलाश को पहले जिंदान में डाला और उसके बाद उन दोनों का खात्मा कर दिया गया था। हसीनो खूबसूरत राधिका एक रोज अपनी महल और किला नुमा हवेली में अपनी ख्वाबगाह के अंदर उदासो अफसरदा बेसुध सी एक नशिस्त पर बैठी हुई थी। अपना सर उसने नशिस्त के पुश्ती हिस्से पर टिका रखा था। उसकी आंखें बंद थी। ऐसा लगता था जैसे वो काफी देर तक कमरे की छत को टिकटिकी बांधकर देखती रही हो और फिर तंग आकर उसने अपनी आंखें बंद करके ख्यालों में खो जाने में ही अपनी आफियत जानी हो। ऐसे में उसकी ख्वाबगाह के दरवाजे पर पार्वती नमूदार हुई। कुछ देर तक बूढ़ी पार्वती दरवाजे पर खड़ी होकर फिक्रमंदी और परेशानी की हालत में राधिका की तरफ देखती रही।
फिर खनखारी। उसके खनकारने पर राधिका संभल गई थी, सीधी होकर बैठ गई। पार्वती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, राधिका के करीब जाकर बैठ गई। कुछ देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखती रही, फिर इंतहाई हमदर्दी और शफकत में कहने लगी, बेटी, अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूं। तूने हमेशा मुझे मां का दर्जा दिया है और उस रिश्ते को सामने रखते हुए मैं कुछ कहना चाहती हूं। राधिका ने जबरदस्ती अपने खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट बखेर ली, कहने लगी, अम्मा, कहो क्या कहना चाहती हो। तुम्हें इस सिलसिले में मुझसे पूछने और इजाजत लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। राधिका की उस गुफ्तगू से पार्वती को किसी हद तक तकवीयत हुई, फिर कहने लगी, बेटी, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूं तू उलझी उलझी, उदास और परेशान और फिक्रमंद रहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारी जात में हलचल बर्पा करके रख दी हो, किसी ने तुम्हारे जज्बात और एहसासात को कुचला हो और किसी ने तुम्हारी दिल शिकनी करके रख दी हो। बेटी, कहो क्या बात है, क्या मामला है जिसके बिना पर तुमने अपनी यह हालत बना ली है। पहले तुम खूब बाहर निकलती थी, घूमती फिरती थी, मुसलमानों के लश्कर के पड़ाव की तरफ भी चली जाती थी, लेकिन अब तो तुमने बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। पार्वती की उस गुफ्तगू से राधिका का दिल भर आया था। कुछ देर होंठ काटती रही, उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। फिर सर पर बंधे हुए रुमाल से उसने अपनी आंखें खुश की। कुछ गौर से उसने पार्वती की तरफ देखा, फिर कहने लगी, अम्मा, तुम्हारा अंदाजा ठीक और दुरुस्त है। मुझे धीरे धीरे दीमक की तरह रेंगता एक रोग लग गया है जो मेरे सुर्ख जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता सुनसान रगों में तब्दील कर देगा। अम्मा, उसी रोग ने मेरी सांसों की सीढ़ियों, मेरे सीने में सोए सपनों, मेरे दिल के दरो दीवार पर कहर के लपकते शोले नक्श कर दिए हैं और मेरे दिल, मेरे जहन और मेरे जिस्म की आसूदगी और तमानियत की जगह जिंदगी की वैरानियां और सुलगती आतिश भर दी है। यहां तक कहने के बाद राधिका जब रुकी तब बड़ी फिक्रमंदी और परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए पार्वती फिर बोल उठी, बेटी, ये तुम किस किस्म की गुफ्तगू कर रही हो। कौन सा रोग तुम्हें लग गया है मेरी बच्ची? किसने तुम्हें ये रोग दे दिया है जिसने तुम्हारी ये हालत बनाना शुरू कर दी है? जवाब में फिर राधिका दुख भरे अंदाज में कहने लगी, अम्मा, दयारे सिद्ध का एक मुसाफिर मेरे ख्यालात के खदोखाल में हलचल बर्पा कर चुका है। वक्त के एक हमराज ने मुझे और मेरी जिंदगी और जीवन को यकबस्ता मजबूरियों की कठिनाइयों के ऊपर खड़ा कर दिया है। फितरत की बज़्म इर्तिका में एक अमीन ने अम्मा मेरी रग रग में तलातुम, मेरे लहू के असरार नेहा में अनगिनत भागती ख्वाहिशें और मेरे अज़्म की दीवारों पर दर्द के भड़कते आतिशकदे खड़े कर दिए हैं। यहां तक कहने के बाद राधिका जब खामोश हुई तब पार्वती गहरी सोचों में खो गई थी। साथ ही साथ बड़ी हमदर्दी, बड़ी शफकत में वो राधिका की तरफ भी देखे जा रही थी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बड़े प्यारे अंदाज में उसने राधिका के सर पर हाथ फेरा, फिर इंतहाई नरम आवाज में उसे मुखातिब किया, बेटी, तो क्या मैं ये जानूं तो किसी से मोहब्बत करने लगी है? किसी की चाहत, किसी के प्रेम ने तुम्हारी ये हालत कर दी है? तल्ख सी मुस्कुराहट में राधिका ने पार्वती की तरफ देखा, फिर कहने लगी, अम्मा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। मैं चांद की रफाकत, उभरती संवरती रेशमी चाहत और सितारों को छूने की ख्वाहिश करने लग गई हूं। बहारों को पाने की आरजू मेरे अंदर तूफान खड़े कर रही है, मेरी जात को मोहब्बत और चाहत के अफसानों में उलझा रही है। अम्मा, मुझे किसी से ऐसी मोहब्बत हो गई है जो अलमियों को हयात का रस, जो शहद को शीरीनी, जो जफा को वफा, जो नफरत को खुशरंग मोहब्बत अता कर जाती है। जिससे मैंने मोहब्बत की है अम्मा, काश कोई उसे अब तक बता चुका होता कि मैं उसकी जात के जिंदान की असीर बनना चाहती हूँ। कोई उस पर अब तक ये इंकशाफ कर चुका होता कि मुझे उससे ऐसी मोहब्बत हो चुकी है जो लम्हों को बखेर देती है, शहरों को उजाड़ती है और खामोशियों के गुंबद तक गिरा मारती है। अम्मा, एक शख्स की मोहब्बत की रोशनी, उसकी चाहत की जरी किरणों ने मेरे दिनों को तारीक, मेरी रातों को नमनाक, मेरी जिंदगी की नगमगी तक को अकूबत खानों में तब्दील करके रख दिया है। अम्मा, जब तक वो मुझे ना मिला मुझे सुकून और आसूदगी नसीब ना होगी। अगर वो मुझे ना मिला तो यूं जानना मेरा जीवन अपने अंत को पहुंच जाएगा। राधिका जब खामोश हो गई, पार्वती बड़े गौर से उसकी तरफ देख रही थी, परेशान, फिक्रमंद, बिखरी बिखरी भी थी। फिर धीमे से लहजे में पार्वती ने पूछा, बेटी, आखिर वो है कौन जिसकी मोहब्बत में तू जकड़ी गई है, जिसकी चाहत ने तुझे मायूसियों के चाह में डाल दिया है? बेटी, तू तो बड़ी हौसलामंद, बड़ी अज़्म वाली लड़की थी। तेरी ये हालत देखते हुए मुझे तुम पर रहम आ रहा है। मैं तो अक्सर सोचा करती थी कि तू जिंदगी में ना तो किसी को दिल देगी, ना किसी से मोहब्बत करेगी, बल्कि देखने वाले तुझे पाने की हसरत दिल में लेकर कुड़ते कुड़ते मर जाएंगे। लेकिन तेरी ये हालत देखते हुए मैं परेशानी और फिक्रमंदियों का शिकार हो गई हूं।
میری بچی بتا وہ کون ہے جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہو گئی ہے؟ جواب میں رادھیکا چند لمحوں تک آنکھیں جھپکاتی رہی، ہونٹ کاٹتی رہی، پھر کہنے لگی، اماں جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہے، جس کی محبت، جس کی چاہت میری رگ رگ، میرے جسم کے ہر اعضاء و جوارے اور میری ذات کی نس نس اور روم روم میں سما چکی ہے، اس کا نام اوگر خان ہے۔ پاروتی چونکی اور کہنے لگی، میری بچی یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کیا یہ وہی اوگر خان ہے جس کے پاس تو رہ کر آئی ہے؟ جواب میں جب رادھیکا نے اس بات میں گردن ہلائی تب پاروتی پھر بول اٹھی، بیٹی یہاں آنے کے چند دن بعد تو نے مجھ پر انکشاف کیا تھا کہ اوگر خان پونا کے والی جے سنگھ کی بیٹی شیتل کو چاہتا تھا، شیتل بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ پھر تو نے مجھے یہ بتایا کہ مرہٹوں نے حملہ ہو کر شیتل کا کام تمام کر دیا ہے۔ میری بچی جب تو اوگر خان کے پاس رہ رہی تھی تو وہاں رہتے ہوئے تو نے کیوں اس پر اپنی محبت کا اظہار نہ کیا؟ کیا ایسا تو نے شیتل کی وجہ سے نہ کیا تھا؟ میری بیٹی یہ تم نے غلطی کی، بلکہ فاش غلطی کی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی محبت کا اظہار اوگر خان پر کر دیتی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میرا اندازہ ہے کہ شیتل کے ساتھ ساتھ اوگر خان تجھے بھی اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیتا، اس طرح آج تم ذہنی کرب کا شکار نہ ہوتی۔ پاروتی جب خاموش ہوئی تب انتہائی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے رادھیکا کہنے لگی، اماں آپ کی سوچ کا اندازہ درست نہیں۔ اوگر خان کے پاس رہتے ہوئے مجھے اس سے کوئی محبت نہ تھی، بلکہ میں اسے دوسرے مسلمانوں کی طرح اچھوت خیال کرتی تھی۔ اس کے برتنوں تک میں کھانا پینا ترک کر دیا تھا، اپنے برتن علیحدہ کر لیے تھے۔ اس بنا پر میرا بھائی کشن سنگھ مجھ سے ناراض بھی تھا، اس لیے کہ کشن سنگھ اوگر خان کو اپنے بھائی کی طرح چاہتا ہے۔ ایسا کرنے میں وہ حق بجانب بھی ہے، اس لیے کہ اوگر خان ہمارا محسن، ہمارا مربی ہے۔ لیکن خطا مجھ سے ہی ہوئی تھی کہ میں نے اسے اچھوت جاننا شروع کیا تھا۔ اماں اوگر خان کے پاس رہتے ہوئے مجھے اس سے صرف ایک ہمدردی اور لگاؤ تھا۔ اس وقت میں یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ ہمدردی اور لگاؤ اس بنا پر ہے کہ وہ ہماری مدد پر آمادہ ہے، ہمیں اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے، ساتھ ہی اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ مرہٹوں کے سالار سنت سے ہمارا انتقام لے گا۔ پر اماں میری بدقسمتی کی ابتدا اس وقت ہوئی جب میں اوگر خان کے پاس سے نکل کر یہاں اپنی حویلی میں آ گئی۔ یہاں ایک دو دن تو ٹھیک گزر گئے، اس کے بعد مجھے اوگر خان کی یاد آنا شروع ہو گئی۔ وہ ہمدردی، وہ لگاؤ جو اوگر خان کے پڑاؤ میں پلتا رہا تھا، یہاں آ کر اس نے میری ذات کے اندر طوفان، میری ذات کے اندر آتش کدے کھڑے کر دیے تھے۔ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ ہمدردی صرف ہمدردی نہ تھی، وہ لگاؤ صرف لگاؤ نہ تھا، بلکہ وہ تو محبت کا ایک الاؤ تھا، چاہت کا ایک آتش فشاں تھا جو اوگر خان سے علیحدہ ہونے کے بعد میرے جیون اور میرے جسم میں پھٹ پڑا۔ اماں اب میں محسوس کرتی ہوں کہ جس قدر محبت اور چاہت مجھے اوگر خان سے ہے، وہ مجھے دنیا کی کسی ہستی، کسی بھی شے سے نہیں ہے۔ اماں اوگر خان کے پاس رہتے ہوئے مجھ نگوڑ ماری کو کیا خبر تھی کہ ایک دن اسی شخص کی محبت جس کو میں اچھوت سمجھ رہی ہوں، طوفان بن کر، آتش فشانی، لاوا بن کر میری ذات، میرے جسم، میرے جیون کا گھیراؤ کر لے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد رادھیکا رکی، پھر بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے پاروتی کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، اماں اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں بڑی بے بس اور لاچار ہو گئی ہوں۔ اپنی اس محبت کا اظہار میں اپنے بھائی کشن سنگھ سے بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اوگر خان کے پاس رہتے ہوئے میرا رویہ درست نہیں تھا۔ میں اسے اچھوت خیال کرتی رہی اور بھائی اس کے معاملے میں مجھے ڈانٹتے رہے۔ اب میں کس منہ سے اپنے بھائی کے سامنے یہ اقرار کروں کہ وہ شخص جسے میں اچھوت خیال کرتی تھی اب وہی میری زندگی کا ہدف، میری ذات کا محور اور میرے جیون کا مرکزی نقطہ بن چکا ہے۔ رادھیکا رکی، کچھ سوچا، پاروتی کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، اماں میں تم سے جھوٹ نہیں کہوں گی، اپنے دل کی ہر بات کہہ دوں گی، اس لیے کہ میں نے ہمیشہ تمہیں ماتا کا درجہ دیا ہے۔ اماں کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں فی الفور اپنی اس حویلی سے بھاگ کر اوگر خان کے پاس پہنچ جاؤں، اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دوں اور اس سے کہوں کہ تم میری ذات ہی نہیں، میرے جسم کا ایک حصہ ہو، تمہارے بغیر میں ادھوری ہوں، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، اپنی حویلی کے بجائے میں تمہارے پڑاؤ کے خیموں کو ترجیح دیتی ہوں۔ رادھیکا جب خاموش ہوئی تب پاروتی نے آگے بڑھ کر رادھیکا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کا گال تھپ تھپایا، اس کی پیشانی چومی، پھر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میری بچی تو اتنی فکر مند اور اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ اب تو اپنی حالت کو سنبھال، اوگر خان کو تم سے کسی نے چھین تو نہیں لیا، یا اب وہ کسی ایسی جگہ تو نہیں چلا گیا جہاں سے وہ لوٹ کر؟ پاروتی سے آگے کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے کہ رادھیکا نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کہنے لگی، اماں اوگر خان سے متعلق کبھی ایسا جملہ نہ کہنا، اب تو اوگر خان کو میں اپنی ذات، اپنے جسم، اپنے جیون سے بھی زیادہ چاہنے لگی ہوں۔ جواب میں پاروتی مسکرائی، پھر کہنے لگی، اچھا تو فکر مند نہ ہو، اپنے آپ کو سنبھال، اب تمہاری اس محبت اور چاہت کے سلسلے میں میں تمہاری رازدار ہوں،
मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि कोई मुनासिब मौका जानकर मैं खुद तुम्हारी इस मोहब्बत का इजहार किशन पर कर दूंगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि जब किशन को पता चलेगा कि तुम उसके दोस्त, उसके भाई ओगर खान को पसंद करने लगी हो, तो वो नाराज नहीं होगा, खफा नहीं होगा, बल्कि जरूर कोई ऐसी तदबीर करेगा जिसके तहत तुम्हें ओगर खान का जीवन साथी बना दिया जाए। पार्वती के उन अल्फाज पर राधिका किसी हद तक मुतमईन और खुश हो गई थी। मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी थी। पार्वती अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, राधिका का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहने लगी, मेरी बच्ची, अब उठ, हाथ मुंह धो, अपने आप को संभाल। तूने कल का लिबास भी तब्दील नहीं किया। अच्छा साफ सुथरा लिबास पहन और मुतमईन हो जा। जैसा तू चाह रही है वैसा ही होगा। पार्वती के कहने पर राधिका मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। फिर उसका हाथ थामकर पार्वती राधिका को कमरे से बाहर ले जा रही थी। सूरज गरूब होने से थोड़ी देर पहले जरनिगार का बाप सिकंदर अपनी हवेली में दाखिल हुआ, सीधा दीवान खाने की तरफ गया। दीवान खाने में उस वक्त जरनिगार और उसकी मां सुल्ताना बैठी किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी। सिकंदर दीवान खाने में दाखिल होने के बाद दोनों माँ बेटी के सामने जा बैठा। उसके चेहरे पर उस वक्त सुकून भरा तबस्सुम था। दोनों माँ बेटी कुछ देर तक बड़े गौर से उसकी तरफ देखती रही। फिर सुल्ताना ने पूछ लिया, आज आप खिलाफे मामूल कुछ ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। पहले जब कभी भी आप काम से वापस घर आए, मैंने कभी आपका चेहरा ऐसा खुशो खुरम नहीं देखा। जवाब में सिकंदर खुलकर मुस्कुराया, कहने लगा, आज मामला ही ऐसा है कि मैं खुश दिखाई दे रहा हूं, इसलिए कि मेरा बेटा रनमस्त खान आ रहा है। सिकंदर के उन अल्फाज पर जहां सुल्ताना बेपनाह खुशी का इजहार करने लगी थी, वहां जरनिगार चौंकी थी। अपनी जगह पर खुशी में तकरीबन उछलते हुए उसने पूछ लिया, अब्बा कहाँ है रनमस्त खान? ये सवाल करने के बाद जरनिगार बड़ी बेताबी और बेचैनी में सिकंदर की तरफ देखते हुए जवाब का इंतजार करने लगी थी कि सिकंदर बोल उठा, बेटी वो सूरत शहर के मुस्तकर में पहुंच चुका है, मेरे ख्याल में थोड़ी देर तक आने ही वाला होगा। सिकंदर यहां तक ही कहने पाया था कि उसे रुक जाना पड़ा, इसलिए कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इस पर जस लगाते हुए जरनिगार अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। फिर बारी बारी अपनी माँ और बाप की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरे ख्याल में वो आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलती हूँ। जरनिगार ने जब हवेली का दरवाजा खोला तो वाकई रनमस्त खान दरवाजे पर खड़ा था। उसे देखते ही बेपनाह खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए जरनिगार कहने लगी, आप अंदर आए। थोड़ी देर पहले घर में आप ही का जिक्र हो रहा था। बाबा भी बाहर से आए हैं और उन्होंने हमें इत्तला पहले से कर दी हुई है कि आप मुस्तकर में पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर तक घर आएंगे। यहां तक कहने के बाद जरनिगार रुकी। फिर बड़े प्यार और मोहब्बत में रनमस्त खान को मुखातिब करते हुए कहने लगी, आपका घोड़ा कहाँ है? रनमस्त खान हवेली में दाखिल हुआ, कहने लगा, घोड़े को मैं मुस्तकर ही में छोड़ आया हूं। इतनी देर तक सिकंदर और सुल्ताना भी बाहर निकल आए थे। सिकंदर पहले रनमस्त खान को गले लगाकर मिला, सुल्ताना ने भी उससे प्यार किया। फिर तीनों रनमस्त खान को दीवान खाने में ले गए। जब सब नशिस्तों पर बैठ गए तब सिकंदर ने रनमस्त खान को मुखातिब किया, बेटे थोड़ी देर पहले मुझे मुस्तकर में तुम्हारी आमद की इत्तला हो चुकी थी, लेकिन मुझे यह नहीं बताया गया कि तुम अकेले आए हो या तुम्हारे साथ तुम्हारा लश्कर भी है। इस पर रनमस्त खान कहने लगा, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा लश्कर भी है और मैं मीरे मोहतरम की तरफ से कुछ सामान पहुंचाने के लिए अपने सालार शुजात खान की तरफ जा रहा हूं। मैंने मीरे मोहतरम से इजाजत ली थी कि मैं सूरत में रुककर और कयाम करके शुजात खान की तरफ जाऊंगा। इस बिना पर उन्होंने मुझे एक हफ्ता यहाँ कयाम करने की इजाजत दे दी। रनमस्त खान जब खामोश हुआ तब शिकवा भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए जरनिगार कहने लगी, आपको अपने साथ भाई को भी लाना चाहिए था। शीतल की वजह से एक तो वो पहले ही उदासी और अफसुर्दगी महसूस कर रहे होंगे और फिर आप और मेरी शादी के बाद मेरे ख्याल में वो अपने आप को तन्हा महसूस करेंगे। ऐसे में उन्हें अपनों और अपनाइयत दोनों की जरूरत है। यहाँ तक कहने के बाद जरनिगार रुकी। फिर रनमस्त खान को मुखातिब करके कहने लगी, इन दिनों वैसे भी ओगर भाई का यहाँ आना बहुत जरूरी है, इसलिए कि अम्मा ने भाई के लिए एक बेहद खूबसूरत और आला शख्सियत की लड़की तलाश कर रखी है। अम्मा और अब्बा चाहते हैं कि भाई की शादी उससे करा दी जाए। वो लड़की सूरत शहर की रहने वाली है, पेशे के लिहाज से उसके खानदान वाले ताजिर हैं, साहिब सरवत हैं और फिर लड़की ही नहीं, लड़की के अहले खाना भी भाई को अच्छी तरह जानते हैं और उनकी कारकर्दगी से मुतासिर भी हैं। और वो यहाँ तक कहते कहते जरनिगार को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि मुस्कुराते हुए रनमस्त खान बोल पड़ा, इससे आगे मेरे ख्याल में तुम ये कहना चाहोगी कि वो रिश्ता देने के लिए तैयार भी हैं। इस बार जरनिगार की बजाय उसकी माँ सुल्ताना बोल उठी, नहीं बेटे, ऐसा मामला नहीं है, अभी हमने उनसे रिश्ते की बात नहीं की, मैंने सिर्फ लड़की को देखा है। जब उनसे तारुफ कराते हुए तुम्हारा और ओगर खान दोनों भाइयों का जिक्र आया तो उन्होंने भी ओगर खान की तारीफ की। वो पूरे का पूरा खानदान ओगर खान की जुर्रत और शुजात का गर्विदा है।
اب میں تو یہ چاہتی تھی کہ اوگر خان یہاں آئے، چند دن ہمارے ہاں قیام کرے، اس کے قیام کے دوران میں اور زرنگار دونوں ماں بیٹی کسی نہ کسی بہانے اس لڑکی کو اپنے ہاں لے کر آئیں گے۔ اوگر خان ایک نظر اس لڑکی کو دیکھ لے، اگر وہ لڑکی اسے پسند آئے تب ہم اس کے اہل خانہ سے رشتے کی بات کریں گے۔ سلطانہ جب خاموش ہو گئی تب کسی قدر سنجیدگی اور فکر مندی میں رن مست خان کہنے لگا، اماں، بھائی نے اپنے آپ کو یکسر ہی تبدیل کر لیا ہے۔ پہلے وہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں، سب لوگوں کے ساتھ ہنستے تھے، ٹھٹھا و مزہ بھی کر لیتے تھے، لیکن شیتل کے مرنے کے بعد انہوں نے بالکل ہی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ بہت کم گفتگو کرتے ہیں، زیادہ تر خاموش ہی رہتے ہیں۔ آپ کی طرف آتے ہوئے میں ان سے مل کر آیا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے ان دنوں احمد نگر ہی میں قیام کیا ہوا ہے۔ اس ملاقات کے دوران میں نے ان سے شادی کرنے کے لیے بھی کہا۔ میں نے ان سے یہاں تک کہا کہ آپ کسی لڑکی کا انتخاب کریں، میں زرنگار اور اس کے ماں باپ سب مل کر آپ کی شادی کا بہترین اہتمام کریں گے۔ لیکن جو جواب انہوں نے دیا وہ میرے لیے انتہا درجے کا مایوس کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب شادی نہیں کریں گے۔ رنمست خان کے ان الفاظ پر سکندر، سلطانہ اور زرنگار بھی لمحہ بھر کے لیے سنجیدہ و فکر مند ہو گئے تھے۔ پھر اس خاموشی و سنجیدگی اور افسردگی کو زرنگار نے توڑا۔ رنمست خان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، اگر انہوں نے آپ کو یہ جواب دیا ہے تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک بار بھائی کو پکڑ کر یہاں لے آئے، پھر دیکھیں میں، اماں اور ابا تینوں مل کر کیسے انہیں شادی پر آمادہ کر لیتے ہیں۔ زرنگار جب خاموش ہوئی تب چونکنے کے انداز میں رنمست ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ لوگوں کو بھائی سے متعلق ایک اچھی خبر بتانا تو بھول ہی گیا۔ اس پر چونکنے کے انداز میں زرنگار نے پوچھ لیا، وہ کیا؟ رنمست بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بھائی اور اعتقاد خان دونوں مرہٹوں کے پیشوا شمبھو جی پر حملہ ہوئے تھے۔ شمبھو جی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، وہاں بھائی اور اعتقاد خان دونوں ان پر حملہ ہوئے۔ شمبھو جی کے ساتھ اس کا دستے راست کوی کیلاش بھی تھا۔ مرہٹوں کے لشکر کی اکثریت کو بھائی اور اعتقاد خان نے موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ شمبھو جی اور کوی کیلاش دونوں کو زندہ گرفتار کر کے میر محترم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس طرح اب شمبھو جی مرہٹوں کا پیشوا نہیں ہے، بلکہ مرہٹوں نے اب شمبھو جی کے سوتیلے بھائی رام جی کو اپنا پیشوا تسلیم کر لیا ہے۔ رنمست خان کے خاموش ہونے پر اسے مخاطب کرتے ہوئے زرنگار مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سکندر خان، سلطانہ اور اپنی بیٹی زرنگار دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، باتیں بعد میں ہو جائیں گی، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں مجھے بھوک لگی ہے۔ رنمست بھی یقیناً سکندر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مسکراتے ہوئے رنمست بول اٹھا، بھوک تو خیر مجھے بھی لگی ہے۔ اس پر زرنگار اور سلطانہ دونوں اٹھ کر مطبخ کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ سکندر اور رنمست خان دونوں دیوان خانے میں بیٹھ کر مرہٹوں سے متعلق گفتگو کرنے لگے تھے۔